हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी ईंट के वजन का 9/16वां हिस्सा 27/8 केजी है तो ईंट के भार का 7/12वां हिस्सा कितना होगा। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक ईंट का वजन जो है 9/16वां हिस्सा का वजन 27/8 है। देखिए एक ईंट बना लिए है ना। इस ईंट के बारे में कहा है कि इसका 9/16वां हिस्सा होगा। ठीक है, देखिए इस ईंट का 9/16वां भाग करेंगे, इसका वजन कितना दिया है, 27/8 केजी दिया है। इस 27/8 केजी इस ईंट का वजन है। तो कह रहा है इस ईंट का 7/12वां भाग का वजन कितना होगा। देखिए ईंट को जो संपूर्ण है इसका वजन जो एक मानते हैं, कितना, संपूर्ण ईंट का भाग होता है एक, है ना। एक भाग होता है अपने आप में, क्योंकि संपूर्ण ईंट है। तो देखिए हमको निकालना है यहाँ पर 7/12 भाग का मान निकालना है कि ईंट का 7/12वां भाग का वजन कितना होगा। तो देखिए एक भाग का है, पहले वजन निकाल लेते हैं क्योंकि समूचा ईंटा का वजन निकाल लेंगे कितना होगा। तो 27/8 है, एक भाग का वजन निकालेंगे तो 9/16 हो जाएगा, यानी भागा हो जाएगा 9/16 से, या इसको बट्टा में भी हम लिख सकते हैं 9/16। इसको इस तरह से लिख लेंगे 27/8 गुना 16 ऊपर जाएगा बट्टा में 9। ठीक है, तो 9 से काट देंगे, 9 या 27, 8 से काट देंगे 16, दो बार में कितना हो गया, 3 दूनी 6 केजी। यानी एक संपूर्ण ईंट का, एक समूचे ईंट का वजन देखा जाए तो उसका वजन आ गया 6 केजी। हमको निकालना है 7/12 भाग का। देखिए 7/12 भाग का वजन कितना हो जाएगा, तो 6 में 7/12 से गुना कर देंगे, इतना केजी हो जाएगा। देखिए 6 से काटेंगे 12 दो बार में कितना हो गया, 7/2 केजी हो गया, यानी 3.5 केजी आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि संख्याओं के एक समुच्चय का समानांतर माध्य 12 है, संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चय का संयुक्त माध्य 12.5 है तो दोनों समूहों के आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। देखिए दो समूह है ना, दो समूह हम मानते हैं कि पहला समूह यह है ना, अब ये दूसरा समूह है, दो समूह है। पहला समूह का माध्य दिया है और दूसरा समूह का भी माध्य दिया है। तो पहला समूह का समानांतर माध्य दिया है 12, तो यहां हम लिख लेंगे 12। आगे क्या कहा कि दूसरे का माध्य दिया है 15, तो दूसरा का लिख लेंगे 15। अब दोनों समूहों को एक साथ मिलाया गया तो उसका समानांतर माध्य कह दिया कि 12.5 यानी 12.5। देखिए ये पहला समुच्चय हो गया, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है, यानी यहाँ दोनों ज्वाइंट कर गया, यानी यहाँ पर दोनों समूहों का माध्य हो गया 12.5 हो गया। ऐसे हम लिख लेंगे, इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अब कह रहा है दोनों समूहों के आवृत्ति का अनुपात क्या हो, यानी दोनों समूह मिल जाएगा, इसका नया अनुपात जो यहाँ दिख रहा है दोनों का 12.5 है, दोनों का अलग अलग उसका माध्य क्या होगा। तो देखिए 12 में से 12.5 यहाँ घटा के यहाँ लिखेंगे और यहाँ से यहाँ घटा के यहाँ लिखेंगे तिरछा तिरछी। देखिए 12.5 को यदि घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। देखिए हर समय बड़ा में से घटाएंगे, ये नहीं कि छोटा में से घटाएंगे तो माइनस होगा, ऐसा अंतर नहीं करना है। हर समय बड़ा जो संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 12.5 ज्यादा था, 12 कम है, तो इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिखेंगे तो 0.5। अब देखेंगे ये 15 ज्यादा है, 12.5 कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 15 में से 12.5 जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 अंक इसमें भी है, 1 अंक के बाद इसमें भी हट जाएगा,
यानी 5 से काट देंगे 5 बार में, अब यह 1 बार में हो जाएगा, यानी दोनों समूहों के आवृत्ति का अनुपात 5:1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान में पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट के देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है? देखिए कह रहा है कोई यात्री जो है, एक बस है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट के देरी हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 8 मिनट का देरी हो रहा है, अरे दोनों स्थिति में देरी हो रहा है। तो कह रहा है कि यात्रा का पूरा करने के लिए सही समय क्या था, यानी यात्रा का सही समय कितना होगा जो हमको निकालना है। तो यात्रा करने का सही समय हम लोग x मान लिए हैं तो हो जाएगा मेरा 80 का स्पीड से चल रहा है, तो अगर x समय ले रहा है तो 10 मिनट का देरी हो रहा है तो हम 10 कर देंगे तो सही समय पर पहुंच जाएगा। लेकिन देखिए 90 का स्पीड से चलेगा तो 90 का स्पीड से चल रहा है तो वास्तविक समय x मान लेंगे और 8 मिनट का देरी हो रहा है तो 8 से गुना कर देंगे। देखिए 4 गुना समय हो गया, यहाँ भी 4 गुना समय हो गया, तो 4 गुना समय बराबर दूरी, और यह दोनों दूरी जो बराबर होगा तो बीच में बराबर लिख दिए, है ना। अब इसको हल कर देंगे तो x का जो मान होगा वह वास्तविक समय निकल जाएगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, है ना। 8 में x से गुना कर देंगे 8x प्लस 8 से 10 में गुना कर देंगे तो 80 हो जाएगा, बराबर 9 से x में गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा प्लस 9 × 72 हो गया, ठीक है। अब x वाले टर्म को हम एक साथ कर लेंगे और जो पूर्णांक संख्या है उसको हम एक तरफ कर देंगे। देखिए 8 x को इधर ले जाते हैं क्योंकि छोटा है तो इधर बड़ा तरफ कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 80 को इधर रखेंगे और -72 हो जाएगा, बराबर 9x है और इसको इधर ले जाइए 8x हो गया, ठीक है। देखिए 80 में से 72 जाएगा कितना 8, बराबर 9x में से 8x जाएगा कितना होगा x बच गया, इसलिए x बराबर 8 मिनट आंसर हो गया, यानी यही वास्तविक समय हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा एक नाव जो है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटा में तय करती है और धारा के विपरीत जो है 7 घंटा में लौटती है, तो कह रहा है शांत जल में नाव की गति क्या होगा। देखिए कह रहा है कोई नाव जो है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर 5 घंटा में जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे धारा के दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना हो गया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, दूरी बटा समय होता है चाल, है ना। दूरी बटा समय हो गया, दूरी कहा 35 है और समय कहा 5 घंटा है, यानी कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि 35 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लिया तो हो गया 35/5 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा है यही दूरी जब वापस लौट रहा है तो 7 घंटा का समय लगा, यानी धारा के विपरीत चाल कितना हो गया, तो वही दूरी है तो 35 से लिख लेंगे, लेकिन लौटने में 7 घंटा का समय ले लिया तो बट्टा 7 काट देंगे 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी धारा की तरफ जा रहा था 9 तो उसको 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था, धारा के विपरीत लौट रहा था तो उसका स्पीड घट जाएगा क्योंकि धारा रुकावट डाला तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सवाल में क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल। देखिए शांत जल में नाव की चाल कहा है, ठीक है, लिख लेते हैं। एक और लिख लेते हैं धारा की चाल, धारा की चाल। दोनों पूछ सकता है,
देखिए दोनों पूछेगा, दोनों हम लोग लिख लिए। इस प्रश्न में मेरा एक ही पूछा है, लेकिन हम लोग दोनों निकालेंगे। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। आप जानते हैं कि नाव की चाल जो होगा धारा से तो अधिक होगा। अगर धारा से नाव की चाल कम रहेगा तो धारा की दिशा में तो नाव जाएगी, लेकिन वापस यदि आएगा तो नाव वापस नहीं आ पाएगा। अतः हम ऐसे जानेंगे नाव की चाल जो होगा वह अधिक होगा और धारा की चाल कम होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए शांत जल में नाव की चाल यदि कह रहा है तो धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, यानी कितना होगा 7 + 5 बट्टा 2, 7 × 5 12, 12 बट्टा 2 कर देंगे, 12 बट्टा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही कहता धारा की चाल तो धारा की चाल कहेगा तो इन दोनों को घटा देंगे, 7 - 5 बट्टा 2 कर देंगे, तो 7 में से 5 गया 2 और 2 बट्टा 2 कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, हमको पूछा था 9 की चाल पूछा था, तो 9 की चाल ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था? ए ने कितने दिन कार्य किया था हमको निकालना है। देखिए पहले हम डाटा लिख लेंगे, कह रहा कि ए कितना दिन में कर सकता है, तो यह तो 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, और कहा बी के बारे में, बी कितना दिन में करेगा, तो यह 10 दिन का समय लेता है। ठीक, अब कह रहा है दोनों मिलकर काम किया और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो कह रहा है कितना दिन करके काम छोड़ा। तो हम ऐसे मान लेंगे ए जो है टी दिन ही काम किया और काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो जो जितना दिन काम करेगा, जितना समय काम करेगा, उस समय को हम ऊपर लिखते हैं, और जितना समय में पूरा कर सकता है उस टाइम को नीचे। तो एक लिख लिए टी समय किया, टी दिन किया, लेकिन वह 5 दिन में पूरा कर सकता है, बट्टा 5 प्लस। अब ए तो काम छोड़ के चला गया, बी तो शुरू से लास्ट रहा, लेकिन कहा है ए जो है काम समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ा। इसका अर्थ हुआ कि बी जो है ए से 4 दिन और अधिक काम किया होगा। तो बी कितना समय काम किया, टी + 4, क्योंकि टी दिन करके छोड़ दिया और 4 दिन इसको और लगा, तो टी + 4 दिन बी किया, बट्टा में बी अकेले 10 दिन में किया, है ना। तो हो गया ए द्वारा काम और बी द्वारा काम, पूरा काम समाप्त हो गया। तो पूरे काम को भिन्न में हम लोग 1 मानते हैं, संपूर्ण में काम भिन्न में 1 होता है। अब इसको हल करते हैं, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, 5 से भाग करेंगे 2 बार में लगेगा, तो यहाँ हो गया 2t प्लस 10 से भाग करेंगे 1 बार में, तो t + 4 बराबर 1 हो गया। देखिए t 2t है और t है, 3t हो गया, + 4 बराबर 10 हो गया। इसलिए t बराबर कितना हो गया, तो 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट्टा 3 इधर बट्टा में हो गया, तो हो गया 3 से 6 को काट देंगे 2 बार में, यानी 2 दिन आंसर हो गया। यानी ए जो है कितना दिन कार्य किया, 2 दिन कार्य करने के बाद वह कार्य को छोड़ दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कह रहा है ए एक कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसकी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, और इस तरह कार्य प्रणाली चलती है और कार्य समाप्त हो जाता है। यह कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लग गए? कह रहा है ए जो है यह 13 दिन में काम समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 39 दिन में कर सकता है। और कहा कि पहला दिन ए काम किया और दूसरा दिन बी किया और ए छोड़ दिया।
तीसरा दिन ए किया और बी छोड़ दिया, यही प्रक्रम जो है चालू लगातार रहता है और काम पूरा समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा? देखिए पहले यहां लिख लेते हैं, ए जो है यह 13 दिन में करता है और बी के बारे में कहा है यह 39 दिन में करता है। ठीक है, पहले स्टार्ट कौन किया? ए, उसके बाद स्टार्ट किया बी, पुनः ए पुनः बी, यही प्रक्रिया लगातार चलेगा। तो देखिए एक दिन एक करेगा तो 1/13 भाग होगा, अब एक दिन बी भी करेगा तो 1/39 भाग होगा। तो देखिए 2 दिन हो गया है ना, क्योंकि छोड़ छोड़ के काम किया है। तो 2 दिन में 1/13 प्लस 1/39 काम हुआ तो कितना हो गया? 13 39 के एलसीएम हो गया 39, 13 तिया 39 3 और 39 का 39 1, यानी 4/39 भाग, यानी 2 दिन का कार्य हुआ 4/39 भाग। तब देखेंगे 2 दिन का हो गया 4/39, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखेंगे अंश से हर कितना गुना है? तो देखेंगे 4 है, कितना में हम 4 में गुना कर दें कि 39 हो जाए या 39 से कम रहे, 39 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख रहे 4 9 36, अगर 9 से गुना करेंगे 36, 10 से गुना करते 40 हो जाता, अधिक होगा। तो हम 9 से गुना करेंगे तो 9 से इधर भी गुना करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि 9 दूनी 18 दिन, 18 दिन हुआ, लेकिन काम हो गया 36/39 भाग। इतना भाग काम समाप्त हुआ कितना दिन में? 18 दिन में। इसको काट देंगे तो हो गया 3 से कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 13 बार में, यानी 12/13 भाग काम समाप्त हुआ। तो पूरा काम होता है, पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। तो शेष काम कितना बच गया? तो शेष काम जो है वह 1/13 भाग बच जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा काम 1 है, 1 में से 12/13 यदि घटा देंगे तो कितना होगा? 1/13 है ना, 1/13 भाग बच गया। अब इसको कौन शुरू करेगा? ए बी चल रहा था, अब बारी आएगा ए का। तो ए के बारे में कहा कि ए जो है पूरे काम को 13 दिन में करेगा और काम बचा है 1/13 भाग ही, यानी एक दिन में 1/13 काम करता है, यानी ए जो है शेष काम 1/13 भाग 1 दिन में कर लेगा। ठीक है, 1 दिन में कर लेगा। तो पूरा समय कितना हुआ? तो कुल समय यहाँ हो गया, दोनों मिलकर किया 18 दिन, 18 दिन ही हो गया। अब 1 दिन ये हो गया, पूरा समय कितना हुआ? 18 प्लस 1 कर देंगे 19 दिन। आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है 1440 के कितने गुणनखंडों के वर्गमूल जो है प्राकृतिक संख्या होगी, यानी कितने ऐसे संख्या होगा उसका गुणनखंड जिसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्या वर्गमूल किसका होता है? जो परिपूर्ण वर्ग होगा उसी का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या होगा। जो वर्ग संख्या परिपूर्ण नहीं होगा उसका तो अपरिमेय होगा। देखिए हमको निकालना है 1440 का गुणनखंड कर देंगे, इसका जो जो फैक्टर होगा तो वैसे फैक्टर को हमको देखना है, वैसे गुणनखंड को देखना है जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे निकालेंगे? इसको पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 180 हो गया। 2 से लगा देंगे 90, 2 से लगाएंगे 45 हो गया। 3 सब लगेगा तो 15 या 45 और 3 से लगेगा 5। ठीक है, यानी हम 1440 को गुणनखंड निकाल दिए। इसको अरेंज यदि हम करेंगे तो देखिए 2 कितना बार है? तो 1 2 3 4 5, पावर 5 लिख देंगे गुना। 3 2 बार है तो पावर 3 के 2 दे देंगे गुना। 5 एक बार आया है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए।
यानी इसका गुणनखंड जो है पावर के रूप में निकले। हमको निकालना है परिपूर्ण गुणनखंड, यानी परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड। परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड जो होगा उसी का हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको पूर्ण संख्या आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ 2 के पावर 5 है तो यहाँ 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0 और 2 बढ़ना है तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो 2 चलेगा। कहाँ तक? 5 तक जाएंगे या तो कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 ही बढ़ना है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा तो 6 नहीं लेना है। तो कितना हो गया? 3 गो, 1 2 3, यानी 3 बार हो गया। अब 3 को लेके चलेंगे तो यहाँ उसी तरह करेंगे, 3 के पावर 0 से ही शुरू करेंगे। अब 2 बढ़ेंगे तो 3 के पावर 2, आगे चलेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ तो 2 ही है ना, तो नहीं लिखेंगे। ये कितना बार हुआ? तो 1 अब 1 2 बार हुआ, ठीक है। अब किसको लेके चलेंगे? 5 को, इसको भी 0 ही से शुरू करेंगे, यानी 5 के पावर 0। अब आगे चलेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ तो पावर 1 ही है तो 1 ही बार लिखाएगा, है ना, हो गया। अब देखिए ये संख्या जो आया 3 बार, 2 बार और 1 बार, इसको गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया? 3 गुना 2 गुना 1 कर देंगे तो 3 दूनी 6 इकाई 6, यानी इसका गुना कितना हो गया? 6 हो जाएगा, यानी 6 बार हो जाएगा। यानी हम 1440 को गुणनखंड करेंगे तो इसका परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना होगा? 6 बार होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है साजिन ने 1000 रुपया में 2 कुर्सियां खरीदी। उसने एक को 20% के लाभ पर और दूसरा को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है तो उनके क्रय मूल्य लगभग कितना होगा? क्रय मूल्य निकालना है। देखिए 2 कुर्सियां खरीदा है 1000 में, तो पहला कुर्सी को मान लेंगे 100 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। तो दूसरा कुर्सी को कितना में खरीदा होगा? तो 1000 में 2 को खरीदा तो दूसरा का कीमत हो जाएगा 1000 माइनस, क्योंकि 2 कुर्सी खरीदा 1000 में तो एक कुर्सी को 100 रुपया खरीद भाव मान लेंगे तो दूसरा को होगा 1000 माइनस 1, ठीक। आगे कहा कि एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा। देखिए पहला कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा है तो कितना हो जाएगा? 120/100 में बेचेगा, ठीक है, ये बिका। और दूसरा को कहा 20% लॉस पर बेचा, हानि पर बेचा, तो 80/100 में बिकेगा, ठीक। और कहा दोनों जो बिक्री मूल्य है वह बराबर है दोनों, यानी यह मूल्य और यह मूल्य बराबर है तो बीच में बराबर 100 से 100 ही काट देते हैं, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कितना हो गया? 3 में 1 से गुना करेंगे 3 1 हो गया बराबर 1000 में 2 से गुना कर देंगे तो 2000 हो गया, माइनस x में 2 से गुना करेंगे 2x हो गया, ठीक है। देखिए 2x इधर पे प्लस हो जाएगा, कितना हो गया? 5x बराबर 2000, है ना। 5 से काटेंगे 5 के 20, 2 0, यानी x बराबर हो गया 400 रुपया, है ना। यानी यह पहला कुर्सी हो गया। दूसरा कुर्सी के बारे में कहा तो दूसरा कुर्सी 1000 माइनस x है, यानी 1000 में से 400 घटा देंगे, कितना हो गया? 600 रुपया, ये दूसरा कुर्सी हो गया। तो कहा दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? 400 600, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, आगे शेयर कर देंगे ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।